हैं कि शाम 5 बजे यह क्लास बीपीएससी टीआरई 4 की चलती है। थोड़ा सा विलंब हो गया, 5:15 पे हम पहुंचे। तो आज आपको पता है कि कल की जो क्लास चली थी वह जो है आधुनिक काल जो है उसकी जितनी भी धाराएं हैं उस पे हम चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले आपका स्वागत है, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद। सब लोग जुड़ जाइए। और आपसे एक निवेदन है कि कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखाई जाती है। और अभी मान लीजिए आपको याद रहता है, बाद में 1-2 घंटे, 4-6 घंटे बाद भूल भी सकते हैं। इससे अच्छा है कि कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो उसको दोबारा पढ़ लेंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है, जल्दी से जुड़ जाइए ताकि यह सेशन स्टार्ट हो जाए। ए राउत सर, देखिए किसका फोन है, किसका फोन है, देखिए किसी फोन का, देखिए उठाइए, मैंने बताइए क्लास में है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण क्लास पे, ठीक। तो चलिए, खुशबू का स्वागत है, वंदना पांडे जी स्वागत है, नीतू आपका स्वागत है, छाया यादव सबका स्वागत है। तो आज हम लोग कल चर्चा जो कर रहे थे वह चर्चा हो रहा था आपका आधुनिक काल का। क्या रहा था? आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल, ठीक, आधुनिक काल। आपको पता है कि हम लोग जब पढ़ना शुरू किए थे तो आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में कई सारी विधाएं आई, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। यहां से प्रश्न चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, या बिहार हो, कहीं का भी हो, सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ बनता है तो आपको यहीं से आएगा। सबका स्वागत है। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ाई किया था, कल हम लोगों ने भारतेंद्र युग पूरा पढ़ लिया था, सबको याद है। कल हम लोगों ने भारतेंदु की विशेषताएं पढ़ी थी, इसके जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं उसको पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने द्विवेदी युग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? द्विवेदी युग पढ़ा था। इसमें जो प्रमुख कवि हैं, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस समय ये जो दौर है वह आजादी का दौर है। वह क्या है? आजादी का दौर है। तो इस हिसाब से भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा रचनाओं के ऊपर। इसमें जो है द्विवेदी युग में एक खासियत रही है कि जो काव्य था, मतलब जो भाषा थी, वह खड़ी बोली पूर्णतः आ गई थी। इसमें जो है खड़ी बोली केवल गद्य में आ पाई थी, गद्य में खड़ी बोली आ पाई थी, पद्य में अभी भी ब्रज भाषा चल रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है द्विवेदी युग, इसमें भाषा का परिमार्जन हुआ, मतलब व्याकरण के तरीके से चीजें लिखी गई और खड़ी बोली में गद्य और पद्य दोनों हो गया। खड़ी बोली में गद्य और पद्य दोनों हो गया, गद्य और पद्य दोनों हो गया, इसलिए विशेषता इसकी बढ़ जाती है। चलिए, तीसरा नंबर का साथियों क्या है, इसका पीरियड मैंने बताया था, इसका पीरियड बता दिया था। तीसरे नंबर पे हम आज लोग पढ़ेंगे वह क्या है? छायावाद युग। चलिए, छायावाद युग तीसरे नंबर पे जो है छायावाद युग है। छायावाद युग है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें भी है छायावाद युग। अब ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे नहीं पड़ा है। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। लेकिन छायावाद युग किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं पड़ा है। विशेषता के आधार पर जो रचनाएं लिखी गई उसके आधार पर नाम क्या पड़ा? छायावाद युग पड़ा। चलिए, तो इस पे हम चर्चा करेंगे छायावाद युग को लेकर। इसका समय जो है 1918 से 1936 इसका पीरियड है। 1918 से 1936 ईस्वी इसका जो है समय है, ठीक। चलिए, यहाँ अब हम एक एक चीज जानेंगे, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट कि क्या क्या है। सबको समझ में आ रहा है? जितने लोग जुड़ गए हैं कॉपी पेन लेके बैठे कि नहीं बैठे हैं? अब एक कहावत है कि इस युग को कहीं कहीं ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पे इसका नाम शुक्ल युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी थे। ठीक, लेकिन फिलहाल में जो इसके विषय में थोड़ा सा और है। चलिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसे देखिए, छायावाद के विषय में बहुत सारी बातें हैं। मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं साथियों कि ये केवल परिचय है। मैंने कल भी क्लास में बताया था कि केवल परिचय है आधुनिक काल का। जब हम भारतेंदु युग अलग से पढ़ाएंगे, द्विवेदी युग पढ़ाएंगे, छायावाद भी पढ़ाएंगे, उसमें कवि और उनकी रचनाएं और उससे संबंधित जो भी जितनी भी बातें हैं हम उसको बताएंगे। अभी केवल ये परिचय विशेष चल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस बेसिक बेसिक आपको जानकारी दे रहा हूं। इसे अन्योक्ति पद्धति कहा, ठीक है। अन्योक्ति पद्धति, देखो सब लोगों ने क्या कहा? अन्योक्ति पद्धति कहा, अन्योक्ति पद्धति कहा,
ठीक, चलिए याद करिएगा। इसके बाद जो है आपका डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। विद्रोह कहा। ये बहुत बार पूछा गया है कि किस वाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा, तो किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के लिए कहा। अब ये स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, ये चीजें जब हम छायावाद पढ़ाएंगे, छायावाद तो दर्शन है। अब छायावाद अचानक से क्यों आ गया मुझे तो समझ में नहीं आया, जब मैंने बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत सारी किताब पढ़े, क्योंकि एक उस समय आजादी का दौर चल रहा था। तो आजादी के दौर में ऐसा क्या लिखा गया कि वहां पे व्यक्ति जो भी कवि है वह व्यक्तिक हो गया, आंतरिक हो गया, वह अपने आप को ले चल मुलावा नाविक मुझको धीरे धीरे, मतलब खुद के अंदर वाली फीलिंग उसको आने लगी आजादी के किस्से में। इस पे हम चर्चा करेंगे जब छायावाद अलग से पढ़ाएंगे। चलिए, इसके अलावा जो है रामचंद्र शुक्ल ने इसे शैली वैचित्र कहा। रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र शुक्ल ने इसे शैली वैचित्र कहा। शैली वैचित्र कहा। वैचित्र कहा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद करिएगा। इसके अलावा जो है, हाँ, इसमें जो है चार प्रमुख नायक थे। चार प्रमुख कौन थे? पहले थे चार प्रमुख जो थे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला इनका उपनाम है। ठीक, आपका सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत, और पंत है, पंत, ठीक, और महादेवी वर्मा जिनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी, अरे महावीर लिख दिया, चलिए, महादेवी वर्मा सबको पता है। महादेवी वर्मा प्रयागराज से थी। ठीक, महादेवी वर्मा, आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा भी इनको कहा जाता है। आधुनिक मीरा भी इनको कहा जाता है। उस समय प्रयागराज बहुत धरोहर था, सब प्रयागराज के धरोहर है, विभूति है ये। ठीक, चलिए, ये चार उन नायक थे किसके? आपके छायावाद के। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ब्रज भाषा में, ये ब्रज भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट है। कलाधर उपनाम से रचना करते थे। कलाधर उपनाम से रचना करते थे। उपनाम से रचना करते थे, रचना करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको मैं ऐसे अंडरलाइन कर दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में कौन सा कवि रचना करता था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, या कोई अन्य नाम दे दिया? तो जयशंकर प्रसाद जो है ब्रज भाषा में कलाधर के नाम से क्या करते थे? उपनाम से रचना करते थे। बहुत बार पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, नहीं तो परीक्षा में पूछेगा तो फंस जाएंगे। चलिए, और इनकी ब्रजभाषा, इनकी जो ब्रजभाषा जो थी, वह जो ब्रजभाषा से जो काव्य था वह क्या था? चित्रहार। ठीक, चलिए, हाँ बहुत अच्छा, जयशंकर नितिन बहुत अच्छा जवाब दिया है। हाँ, चित्रधार, चित्रधार जो है इनकी ब्रज भाषा से थी। कई बार परीक्षा पूछा गया है जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य संकलन है जो कि ब्रज भाषा से थी? तो चित्रधार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा कि ब्रज भाषा अगर पूछेगा परीक्षा में कि जयशंकर प्रसाद का ब्रज भाषा में कौन सा काव्य संकलन था, तो चित्रधार था। ठीक, ब्रज भाषा में ये करते थे। चलिए, शिव बाबू स्वागत है, शिव बाबू आपका बहुत जल्दी से, हाँ 5 बजे क्लास रहती है पर डे। ठीक, चलिए, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद का
प्रवर्तक माना जाता है, छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा, अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ निराला वाला पंथ, ठीक, चलिए बहुत अच्छा खुशबू। यहां पर अगर पूछूं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, सुनिएगा प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंद पंत? अगर ये पूछेगा प्रश्न तो बताइए, आप लोग जानते हैं, बताइए जल्दी से, अगर आप लोग को मालूम हो तो। चलिए बता देता हूं मैं ही। पांचवा नंबर, छठवां नंबर, रामचंद्र शुक्ल जो हैं, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक सुमित्रानंद पंत को माना, सुमित्रानंद पंत को माना। क्या कहा शिव बाबू आपने? मैं समझ नहीं पाया। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन हो जाते हैं? सुमित्रानंद पंत हो जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। ठीक, चलिए, एक प्रश्न बनता है, छायावाद का, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, कोई बता सकता है? प्रथम प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने, मुकुटधर पांडे ने किया था, मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक, मुकुटधर पांडे ने किया था, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब ये मत लगा देना जयशंकर प्रसाद लोग लगा के चले आते हैं, निराला लगा के चले जाते हैं, नहीं। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है? छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग, पहली बार इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जो है मुकुटधर पांडे ने किया, सर्वप्रथम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि बड़े आलोचक थे रामचंद्र शुक्ल। हाँ, मुकुंदर पांडे, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली, शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली शैली, प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, प्रतीक शैली की उत्पत्ति फ्रांसीसी से मानते हैं। फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव, फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव मानते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अगर प्रश्न पूछ लिया कि रामचंद्र शुक्ल छायावाद में जो प्रतीक शैली है वह किस साहित्य से मानते हैं? फ्रांसीसी साहित्य से, और दो तीन नाम दे दिया, तो आप अगर पढ़े हैं तो आपका सही हो जाएगा। चलिए, क्लियर हो गया? अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये क्लास एक्चुअल में बिहार टीआरई 4 के लिए है, लेकिन जब तक पैड बैच नहीं चल रहा है, अभी पैड बैच ये तो ऐसे लाइव में आता हूँ, तब तक इस क्लास को करते रहिए। मैंने पहले ही कहा है साथियों कि ये जो क्लास आधुनिक काल की काव्य धाराएं हैं वो केवल मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। जिस दिन मैं स्पेशल छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद पढ़ाऊंगा तो पूरी डिटेल में यह आपको जानकारी दी जाएगी। अभी केवल
बेसिक जानकारी की छायावाद की विशेषता क्या है, शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से कवि आते हैं, इसी प्रकार प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में। तो ये है, ये मत समझिएगा सर पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, मैंने पहले कहा पूरी जानकारी जब दी जाएगी, जब आपको पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। ठीक, चलिए। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ज्ञान जहां से मिले भाई ले लो, ज्ञान का मिलना बहुत जरूरी है, जहां से मिले ज्ञान ले लो। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ आगे जो है इसमें प्रमुख कवि जो हैं, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो पांच ही चार प्रमुख कवि जो हैं, प्रमुख कवि इसके अंतर्गत जो प्रमुख कवि आते हैं, सबको पता है प्रमुख कवि। अब किसको क्या कहा जाता है, चलिए। कोई बात नहीं है, सही है सही है, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। इसमें जयशंकर प्रसाद हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, सबको पता है। जयशंकर प्रसाद हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला हो गए, सुमित्रानंद पंत हो गए, ये एक्चुअल में चार ही थे, सुमित्रानंद पंत हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, मतलब छायावाद की विशेषता को आधार पर लिखने वाले ये चार ही हैं, ये छायावाद की विशेषता लिखने वाले ये चार ही हैं। लेकिन छायावाद का जो पीरियड है, पीरियड मतलब 1918 से 1936 के बीच में और भी तो कवि रहे होंगे, चार कवि तो रहे नहीं होंगे, और भी जो कवि रहे होंगे उनको भी थोड़ा सा लिख लीजिए, कौन कौन से थे। आपके रामचंद्र शुक्ल थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, रामचंद्र शुक्ल थे। याद रखिएगा मेरी बात को, फिर से मैं कह रहा हूं कि मेरी इस भाषा को गलत अर्थ मत ले लीजिएगा। मैंने ये कहा छायावाद की विशेषता के आधार पर लिखने वाले चार ही कवि हुए, जयशंकर प्रसाद, आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और क्या हो गया सुमित्रानंद पंत और महादेव वर्मा। लेकिन जो ये अन्य कवि जो लिख रहा हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, बाबू गुलाब राय का, ये इसलिए इनका नाम लिख रहा हूँ कि 1918 से 1936 का जो पीरियड छायावाद में है, उस पीरियड में ये लोग भी आते हैं, ये समय के कारण आते हैं, भले छायावाद की विशेषता को लेकर न लिखते हो लेकिन पीरियड में आते हैं, इसलिए इनका भी नाम मेंशन करना पड़ रहा है। इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। कहेंगे गुरु जी का पढ़ावो तो तू मैं तो चार नाम भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ रहे, रामचंद्र शुक्ल कहाँ रहे, ठीक, बाबू गुलाब राय कहाँ पता नहीं कहाँ पढ़ाई देता है, इसीलिए समझा दिया हूं भैया इस चीज को विशेष रूप में। ठीक, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं शिक्षक से ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। चलिए इसके अलावा नंद दुलारे वाजपेयी, वाजपेयी, बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, बहुत सारे कवि जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं उनके चर्चा मैं कर दे रहा हूं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, नाम खतरनाक है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पुन्नालाल बख्शी, बख्शी, ठीक। और भी अगर आपके जेहन में कोई नाम याद हो तो बताइए हमें। नंद दुलारे वाजपेयी हो गए हैं, ठीक। चलिए नंद दुलारे वाजपेयी, तो ये सब क्या है कि इसके इस काल के अंतर्गत आते हैं, छायावाद के अंतर्गत भले ना आते हो लेकिन 1918 से 1936 के पीरियड में आपके आते हैं। बाद में अगर देखा जाए, अभी इसमें राम कुमार वर्मा हो गए, और क्या बोलते हैं जयशंकर प्रसाद हो गए, राम कुमार वर्मा भी इसी के अंतर्गत आते हैं, राम कुमार वर्मा भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, उदय शंकर भट्ट आ जाएंगे, ठीक, केदारनाथ मिश्र आ जाएंगे। और देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत विशेष बात, तो ये द्विवेदी को कहां लिखा जा रहा है, ये तो छायावाद का लिखा जा रहा है ना। चलिए यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज और विशेष ध्यान रखिएगा कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और जो सुमित्रानंद पंत हैं, उनकी शुरू रचनाएं जो हैं वह छायावादी विशेषता के अंतर्गत थी। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उनकी जो रचनाएं होने लगी वह प्रगतिवादी केंद्र को देखते हुए लिखी जाने लगी। जैसे अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह लिया जाए, कुकुर मुत्ता पढ़ लीजिए,
कुकुरमुत्ता पूरा प्रगतिवाद का जो विशेषता होती है उसके आधार पर लिखा गया है। ऐसे सुमित्रा पंत का देख लीजिए, शुरुआती में इनकी जो कविताएं थी, जूही की कली से, आपको पता है जूही की कली से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का माना जाता है। ठीक, चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे। एक इसी में आया साथियों, एक इसी में आया उत्तर छायावाद, उत्तर छायावादी कवि, उत्तर छायावादी कवि। जैसे कुछ जो है मैंने आपसे पहले कहा कि उत्तर छायावादी कवि मैं मेंशन इसलिए कह दिया क्योंकि छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है, पता है सबको। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे कवि थे जिनको लोग हम लोग उत्तर छायावाद कहते हैं, मतलब बाद में जो कवि हुए। जैसे एक नाम है हरिवंश राय बच्चन, इनके क्या है, हरिवंश राय बच्चन नाम है। हरिवंश राय बच्चन सब परिचित हैं, हरिवंश राय बच्चन। ये अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर थे, कहां पे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। इनकी मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी एक आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक, चलिए आगे जो है, और जो है इसमें नरेंद्र वर्मा, नरेंद्र वर्मा। ठीक, फिर हम बात करेंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल इनका उपनाम था, अंचल। किसी को कुछ, हाँ कोई डाउट हो कोई पूछ ले भैया। आपका भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। अब इसी में अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय काव्यधारा से प्रोत कवि, राष्ट्रीय काव्यधारा से ओतप्रोत कवि, ओतप्रोत शब्द का प्रयोग थोड़ा सा ग्रामीण किया, ओतप्रोत कवि, या मैंने जानबूझ के ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। राष्ट्रीय धारा से ओतप्रोत कवि मतलब जो राष्ट्र के लिए ही लिखते थे केवल, मतलब उनके लिए श्रृंगार उंगार बेकार था, केवल राष्ट्र के ही लिए कविताएं लिखते थे। ऐसे भी कुछ कवि इसमें चले, जैसे अगर मैं बात करूं माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, लाल चतुर्वेदी। इनकी कोई प्रसिद्ध कविता है, किसी को याद है, कोई बता दे तो बड़ा मजा आ जाए। इनकी एक कविता थी पुष्प की अभिलाषा, बहुत प्रसिद्ध हुई। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, ना याद है किसी को पूरा। चलिए इसके अलावा बाल शर्मा कृष्ण नवीन, बाल शर्मा कृष्ण नवीन, बाल शर्मा कृष्ण नवीन, नहीं बाल कृष्ण शर्मा, बाल कृष्ण शर्मा। नवीन इनका उपनाम था, नवीन इनका उपनाम खूब पूछता है, याद रखिएगा। ठीक, पुष्प की अभिलाषा, लेकिन कविता मैंने पूछा ना, पुष्प की अभिलाषा पता है, कविता सुनाओ ना कोई 4 लाइन का। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, याद है ना सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए इसके अलावा जो है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए इनको डिप्टी उपराष्ट्र कवि कहा जाता है, उपराष्ट्रीय कवि कहा गया, उपराष्ट्रीय कवि। और सिया राम शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त, ये द्विवेदी युग में भी आपको नाम मिला होगा। देखिए ये ना आपको माखनलाल चतुर्वेदी हो गया, सिया राम शरण गुप्त हो गया, ये आपको थोड़ा सा 1-2 नाम मिले होंगे। हाँ, मुझे तोड़ लेना बनमाली, पथ पर उस्तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। एक पुष्प की अभिलाषा, मतलब पुष्प सोचिए, एक फूल जो है, फूल तो निर्जीव माना जाता है, एक फूल जो है उसकी जो अभिलाषा है राष्ट्र के प्रति कितनी प्रबल है, वह मतलब पुष्प की सोचिए अभिलाषा इतनी प्रबल है, उस समय जो देश की आजादी के लिए काम करेंगे उनकी कितनी प्रबल रही होगी। हाँ हाँ समझ गया, बहुत लिख दिया, किसी ने तो लिखा भी नहीं, मैं सबसे पूछा था, आपसे क्लियर नहीं पूछा था ना, सबको जवाब देना चाहिए था।
इनका है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। कुरुक्षेत्र जो है आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। आधुनिक युग की गीता, कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, बाकी तो अभी मैंने बताने लगूंगा इनकी रचनाओं पे, मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ रचनाओं की क्या खासियत है। मैंने पहले ही कहा केवल हम युग पढ़ रहे हैं, इस युग में कौन कौन से कवि हैं बस इतना ही जान रहे हैं। तो बीच में छायावाद के बाद, जैसे छायावाद के बाद तो प्रगतिवाद होता है सबको पता है, लेकिन इस छायावाद प्रगतिवाद के बीच में कुछ अन्य धाराओं के कवि भी थे, जैसे उत्तर छायावादी कवि हो गए, ऐसे ही राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हो गए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे चल के प्रगतिवाद। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्रगतिवाद। हाँ, समय है साथियों 1936 से 1943 ईस्वी, सबको पता है। प्रगतिशील संघ की स्थापना भी इसी में हुई, सबको पता है। प्रगतिशील संघ स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताएं। कई बार पूछा गया है, प्रगतिशील संघ की स्थापना पूछा गया है, तो यहां पर हम ध्यान देंगे कि इसमें जो है मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद, यहाँ पे गलती क्या होती है मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ज्यादातर आप लोग गलती क्या करते हैं मैं उसको भी समझा रहा हूँ कहां से आप लोग को गलती होती है। और सज्जात जहीर, तीन नाम थे, सज्जात जहीर, सज्जात जहीर। चलिए एक नाम और याद करिए कि ज्योति घोष, ज्योति घोष एवं उनके अन्य सहयोगी, अन्य सहयोगी मतलब और लोग का भी सहयोग रहा होगा, लेकिन जो मेन सहयोग है मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष एवं अन्य सहयोगी जो हैं, चलिए जुलाई 1935 में, जुलाई 1935 में, जुलाई 1935 में याद करिएगा। अभी मैं जो कहूंगा प्रश्न कहां गलत होता है कि हाँ, भारतीय प्रगत सिंह, देखिए पढ़िए क्या लिखा है, भारतीय, भारतीय प्रगतशील संघ की स्थापना की, शील संघ की स्थापना की। यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है वह भारतीय शब्द का है, केवल प्रगतिशील संघ नहीं दिया है। गलती हम यही करते हैं, प्रगतिशील संघ की स्थापना किसने की, गलत। यहाँ पर लिखा भारतीय प्रगतिशील संघ की स्थापना 1935 में कहा हुई, इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में आपके हुई थी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हुई, ठीक। गलती क्या होती है कि हम लोग जो है प्रेमचंद का नाम लिख देते हैं। अगर मैं पूछूंगा कि भारतीय प्रगतिशील संघ की स्थापना कब हुई थी, 36 में लिख देते हैं। किसने किया था, प्रेमचंद ने। नहीं भैया, ये प्रेमचंद का मामला भी आगे आएगा, वह क्या है, वह चलिए बता रहा हूं कि इसका प्रथम अधिवेशन, इसका प्रथम अधिवेशन, अधिवेशन की अध्यक्षता 1936 में, नहीं 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद्र ने की थी। ये ज्यादा यहीं से गलत होता है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि
प्रगतिशील संघ की स्थापना किसने की थी? तुरंत बिना पढ़े प्रेमचंद का नाम लिख देते हैं। नहीं, प्रेमचंद ने उसकी अध्यक्षता की थी 1936 में, प्रथम वाली की थी, क्योंकि 35 में स्थापना हुई थी इंग्लैंड में। मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष एवं अन्य सहयोगी के माध्यम से यह हुआ था। समझ गए इतना? किसी कोई दिक्कत? नीतू समझ में आ रहा है? खुशबू और जो बच्चे हैं वो भी बताएं। कविता, वंदना, सब लोग बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक चीज और है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले का तो सब याद करते हैं, पहला प्यार, पहला दोस्ती, पहला क्लास, सबको पहला पहला याद होता है, लेकिन दूसरा का नहीं याद होता है। दूसरे अधिवेशन, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, टैगोर ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट की थी, सबसे ज्यादा आपका यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला तो सबको पता है, पहला सबको पता है। अगर मैं परीक्षा में पूछ लूंगा कि भारतीय प्रगतिशील संघ की दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो सीधी सी बात है आप भूल जाएंगे। लेकिन जब ऐसे पूछेंगे दूसरी, तो अब यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अब आपको ये गलत नहीं होगा, ठीक। बच्चन सिंह ने सुमित्रानंद पंत, अभी देखिए छायावादी कवि थे, देखिए अभी प्रगतिवाद, सुमित्रानंद पंत की युगवाणी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। युगवाणी को हिंदी का प्रथम प्रगतिवाद काव्य माना। प्रश्न बन गया। अगर पूछा जाएगा कि बच्चन सिंह ने प्रगतिवाद, खड़ी बोली के प्रथम प्रगतिवाद का खड़ी बोली का किसको माना है, तो जवाब क्या आएगा? सुमित्रानंद पंत के युगवाणी को। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हाँ एक ही है, टैगोर ठाकुर एक ही है, अलग अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज साथियों है कि प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? 1942 में। पहला प्रश्न आपका यहीं से तैयार होगा, 1942 में। पहला प्रश्न आपका होगा 1942 में, ठीक। कि पूछा जाएगा कब हुआ था? 1942 में। इसके अलावा इसमें क्या बनेगा कि 42 में मुक्ति बोध ने अपने मुक्ति बोध ने अपने परीक्षा में, देखिए एक लाइन में कितने सारे प्रश्न तैयार हो रहे हैं। आपका व्याख्या जो है इसका महत्व इसीलिए बढ़ जाता है कि आपको एक लाइन में कितने सारे प्रश्न तैयार होते हैं। 1942 में मुक्ति बोध ने, ठीक। चलिए, कौन सी रचना थी, कोई बता सकता है इनकी? इनकी कौन सी रचना थी मुक्ति बोध की? कुछ दिमाग लगाइए, बताइए कि आपको याद है। वो उसमें ब्लूटूथ कनेक्ट है ना, तो अपने आप उठ जाता है। बता दीजिए, क्लास में है, बच्चे फोन कर रहे हैं कोई, बता दीजिए क्लास में है। प्रगतिवाद
एक दृष्टि आगामी कला। आगामी कला बहुत बार पूछा गया है, में किया था। चलिए, तो यहां से कितना प्रश्न बनेगा साथियों? प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 में किया था। किसने किया था? मुक्तिबोध ने। मुक्तिबोध का नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक, ने किया था प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कला में किया था। दोनों महत्वपूर्ण है। प्रगतिवादी प्रमुख कवि, प्रगतिवादी प्रमुख कवि, शोषक और शोषित शब्द का प्रयोग खूब आया था। राम नागा अर्जुन, जिनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था। वैद्यनाथ मिश्र कई बार पूछा गया है। शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन, इनका नाम है सिंह सुमन। रांगे राघव, त्रिलोचन, त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? कोई कमेंट करके बताए। केदारनाथ अग्रवाल। एक केदारनाथ मिश्र हैं, एक केदारनाथ अग्रवाल हैं। नागार्जुन, नागार्जुन के विषय में बहुत सारी बातें हैं भैया। मैंने पहले ही कहा कि इनकी रचना को पढ़ना बहुत ज्यादा, जिससे पढ़ाने लगेंगे तो बहुत गजब गजब चीज आपको बताएंगे, हो सकता है आप सुने भी ना हो, कि जब हम लोग किताब पढ़ते हैं तो वहां बहुत चीजें समझ में आती हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। खुशबू की एक अच्छी चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इन्होंने ट्रिक पे बहुत काम करा है। कई सारे अच्छे ट्रिक देते हैं जो मुझे भी काम देते हैं, जो आप लोग को भी काम देंगे, तो मेहनत किया हुआ है। हाँ, त्रिलोचन शास्त्री बहुत अच्छा। ऐसी तैयारी मुझे, त्रिलोचन शास्त्री, ठीक। चलिए, सबको क्लियर हो गया? चलिए, अगला जो पड़ाव है, प्रयोगवाद व नई कविता। इसको साथ में पढ़ेंगे। प्रयोगवाद व नई कविता को एक साथ में हम पढ़ेंगे, ठीक। फिर इससे हम अगला जो चैप्टर होगा प्रश्न करेंगे। चलिए, प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग, बहुत अच्छा, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। चलिए, यहां पर प्रयोगवाद, एक प्रश्न का साथी मैं पूछूं आपसे, बताइएगा। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी, सबको पता नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए, नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध में प्रयोगवादी रचनाएं में किया था। अपने एक निबंध में प्रयोगवादी रचनाएं में किया था, प्रयोगवादी रचनाएं में किया था, रचनाएं में किया था। चलिए, आगे हम इसमें देखेंगे कि आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के विभिन्न नाम मिलते हैं, जैसे प्रयोगवाद
वाद के भिन्न नाम मिलते हैं। यानी आधुनिक समय में, आधुनिक काल में, यहाँ पे मैं जोड़ दे रहा हूं आधुनिक काल में, आधुनिक काल में ये भी जोड़ दे रहा हूं क्योंकि उस समय, चलिए आधुनिक काल में इसके कई सारे नाम मिलते हैं। जैसे अगर बताऊं, प्रतीकवाद, प्रपत्यवाद, क्या हो जाएगा, प्रतीकवाद, प्रपद्यवाद, इसके अलावा रूपवाद, नई कविता, रूपवाद, नई कविता, ये तमाम नाम जो है आधुनिक क्या बोलते हैं, आधुनिक काल में इसके मिलते हैं, कई सारे नाम इसके मिलते हैं। प्रगतिवाद की घोर अहमवादी, मतलब प्रगतिवाद क्यों प्रयोगवाद क्यों जन्मा है, इस पे समझिएगा, प्रयोगवाद क्यों आया है इसको समझिएगा कि प्रगतिवाद की घोर अहमवादी परिणति ने प्रयोगवाद को जन्म दिया। अहमवादी ने प्रयोगवाद को जन्म दिया, प्रयोगवाद को जन्म दिया। देखिए जन्म दिया, सबके पीछे एक विशेष कहानी होती है, बिना किसी विशेष से कोई चीज आती नहीं है। चलिए इसके आगे जो है, हिंदी काव्य में, हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है, से माना जाता है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग विद्वानों ने बहुत सारी बातें करी हैं। उसके लिए मैंने पहले ही कहा था कि ये क्लास केवल बेसिक जानकारी दी जा रही है केवल, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि जब पढ़ाएंगे एक एक टॉपिक प्रयोगवाद प्रगतिवाद, तब किस विद्वान ने क्या क्या कहा है, किसकी क्या रचनाएं हैं, कौन सी रचनाओं किसको सम्मान किया गया है, सब चीज पे हम चर्चा करेंगे। अभी केवल आपका इतना ही जानकारी हम दे रहे हैं बेसिक रूप में। चलिए सब समझ गए, किसी को दिक्कत हो तो बता दे तुरंत अभी। प्रयोगवाद का प्रारंभ, प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, यहां मैं क्यों लिखवा रहा हूं कि अभी आप आगे समझेंगे, में अज्ञे द्वारा संपादित, अज्ञे द्वारा संपादित, क्या संपादित किए हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, इनका पूरा नाम है, कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेता है, ठीक, संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक, अब आ गया तार सप्तक, तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है, के प्रकाशन से माना जाता है। वहां पूरी बात मैंने लिखवाई नहीं थी, यहाँ पे अगर पूछेगा कि कब से माना जाता है, 1943 से माना जाता है, किससे माना जाता है, अज्ञे के तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक आते ही, जैसे आप तार सप्तक शब्द सुन रहे हैं, वैसे ही दिमाग में चार तार सप्तक आपके मन में आ गए होंगे। तार सप्तक के कवियों को, सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया, राहों का अन्वेषी कहा गया, ठीक। हाँ मैंने क्या नीतू, हाँ मैंने क्या कहा कि आप लोग को बहुत सारी बात, क्योंकि आप लोग जो नीतू तू है सब टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो थोड़ा डीपली पढ़ाया गया होगा। मैंने पहले ही कहा ये क्लास केवल ऊपर ऊपर, मतलब कि कहते हैं ना कि बेसिक जानकारी देने के लिए, जिस दिन हम प्रयोगवाद पढ़ाएंगे उसमें एक एक निचोड़ बताएंगे, क्योंकि जब मैं अलंकार, जब मैं इसके पहले भक्ति काल पढ़ा रहा था, भक्ति काल में देखेंगे ऐसी ऐसी चीजें मैंने बताई हैं जो टीजीटी पीजीटी वाले भी कहीं ना कहीं छोड़ दिए होंगे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। सुबह वाले क्लास देखते हैं कि कितना गहराई से पढ़ाया जाता है।
हाँ ठीक, हाँ चलिए। अब यहां पढ़ेंगे तार सप्तक। तार सप्तक कब कब प्रकाशित हुआ, जल्दी से बताइए फटाफट। पहला तार सप्तक नहीं है। तार सप्तक दूसरा, ऐसे देखिए, पहला तार सप्तक शब्द का प्रयोग नहीं है। हाँ पुष्पा स्वागत है, हेलो बताएं। तार सप्तक दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। यहां पर तार सप्तक मत लिख दीजिए ना, गलत हो जाएगा। तार सप्तक नाम है, फिर जो है आपका इसके अलावा दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक नाम है, ठीक है। 43, 51, 59, इसका समय क्या है, 1943 समय है। सबको मालूम है समय, जल्दी से। प्रणाम गुरुदेव। हाँ पुष्पा बताएं, स्वागत है आपका। 1951, 1959, 1951 ईस्वी, 1959 ईस्वी हो गया। और लास्ट वाला जो है 1979 ईस्वी हो। कभी कभी सन भी पूछ लेता है, सन भी पूछ लेता है आपका। 1979 ईस्वी हो गया, ठीक। अब इसमें सात सात कवि हैं, सब में सात सात कवि होते हैं, सब में सात। ये बहुत बार पूछा गया है किसमें कवि है। जैसे अगर मैं एक प्रश्न पूछूं, जैसे मैं पूछ लूं, ऐसे प्रश्न बना लूं तो जी हम लोग वहां क्लास नहीं देख पाते। हाँ बहुत अच्छा, 43, 51, 59 और 79। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रश्न कैसे पूछेगा। जैसे मैंने नाम दिया कि सुमन राजे, एक मैंने प्रश्न दिया, सुमन राजे किस सप्तक के कवि हैं। पहले तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। सुमन राजे किस सप्तक के कवि हैं, पूछ लिया प्रश्न। क्योंकि 7 चौक 28 कवि हैं। अब 28 कवियों को याद करना किसमें क्या है, वो केवल ट्रिक के माध्यम से जल्दी याद हो जाएगा। तो कुछ, हाँ नहीं क्लास देखो नीतू, आज का क्लास बहुत बेस्ट था। आज जो है छंद का वो क्या बोलते हैं, छंद का जो आलोचनात्मक कथन है वो ढूंढ ढूंढ के कराया गया था कि छंद के विषय में किस विद्वान का क्या क्या कथन कहा गया, बहुत सर्च करके लिखाया गया था, पढ़ाया गया था बहुत ज्यादा। हाँ चलिए, हाँ खुशबू ने कहा चौथा सप्तक, बहुत अच्छा। चलिए चलिए, अब इसमें लिखेंगे प्रयोगवाद के प्रमुख कवि। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि, प्रयोगवाद के प्रमुख कवि। अगर जो अब टेस्ट जो इसके बाद टेस्ट होगा आपका इस बीपीएससी वाले क्लास में, उसमें क्या होगा, जो ये क्लास चली है उसी से संबंधित आपका टेस्ट रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले हो गए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। इतना बड़ा नाम है जैसे अपने पूरे गांव का नाम इनके लिख दिया हो। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। और इसके बाद गजानन, माधव, मुक्तिबोध, दो बड़े व्यक्ति थे। गजानंद, माधव, मुक्तिबोध। हम लोग केवल मुक्तिबोध पढ़ लेते हैं, मुक्तिबोध। चलिए, इसके अलावा जो और कवि हैं, भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। अब अगर पूछेगा यह कवि प्रयोगवाद में है, प्रगतिवाद में है, नई कविता में है, किसमें है, तो आपको मालूम हो जाएगा। प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे। तो ये आपके इसमें सबसे ज्यादा कवि अगर हैं इसमें, तो आपके ये होगा। इसके अलावा शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, नरेश मेहता। मतलब ये जो चारों सप्तक के कवि है ना, ये सब समाहित हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। काहे परेशान किए हैं। चलिए, हाँ हमारे गुरु जी हैं पॉलिटिकल साइंस के खतरनाक टीचर हैं, सत्या सर हैं। तो कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मन हो, अगर मन उब रहा हो
दुनिया में क्या क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, तो इनकी क्लास जरूर पढ़ें। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं टीजीटी पीजीटी नेट ज्यादा फॉलो को। चलिए यहाँ पर हो गया नरेश मेहता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सक्सेना। इसके अलावा गिरिजा प्रसाद माथुर, गिरिजा प्रसाद माथुर, इसमें थोड़ा नाम ज्यादा है, गिरिजा प्रसाद माथुर हो गए। इसके अलावा अगर देखूंगा हरि नारायण व्यास हो गए, हरि नारायण व्यास, कुंवर नारायण, हरि नारायण व्यास हो गए, कुंवर नारायण हो गए। ये सब प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए प्रयोगवाद थोड़ा सा पढ़ना लगता है ना कि हाँ बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं। इसके अलावा श्री श्रीकांत वर्मा हो गए, श्रीकांत वर्मा। विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही। जो बच्चे टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरे हुए हैं 2022 वाला, 6:30 बजे बहुत महत्वपूर्ण क्लास है 10 मिनट की, उसमें जरूर उपस्थित होइएगा। बड़े काम की जानकारी है परीक्षा को लेकर के, टीजीटी पीजीटी 2022 की, तो वहां पर जरूर आप लोग आइएगा। जो भी नीतू हैं और पुष्पा हैं या और भी जो बच्चे हैं छात्र छात्रा हैं, वहां जरूर आइएगा, या जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक, चलिए रघुवीर सहाय, ये सब क्या है, ये सब आपके प्रयोगवादी कवि हैं। चलिए तो यहां तक हमने बताया पूरी बातें। ठीक, समकालीन कविता के दूधनाथ सिंह हो गए, बहुत सारे और हो गए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेंगे, कल क्लास 5 बजे। तो कल ये बताइए कल क्या कराया जाए, प्रैक्टिस कराया जाए, इसका जो पढ़ाया गया उसकी प्रैक्टिस कराते सोच रहे हैं, ताकि आपको जो पढ़ाया गया है तभी तो समझ पाएंगे। हाँ शकुंतला माता को छूट गया होगा, एक दो छूट गए होंगे नाम, मैंने पहले कहा, एक दो मिस हो गए होंगे। चलिए तो साथियों कल जो है आपका हम कराएंगे, एक्चुअली ये बीपीएससी क्लास है। हाँ चलिए थोड़ा प्रचार प्रसार कर दिया जाए, बाकी भाई बिना प्रचार प्रसार के क्या ही मतलब है पढ़ाने से। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, देखिए अगर क्लास जिसके लिए है, अगर साथियों आपको क्लास चाहिए तो बीपीएससी टीआरई 4 की यह क्लास चल रही है। बीपीएससी टीआरई 4 बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। बीपीएससी टीआरई 4 में अगर चाहते हैं, क्योंकि टीआरई 4 में आपका क्या क्या आएगा, टीजीटी पीजीटी और आपका 6 to 8 की भर्ती आएगी, 6 to 8 की भर्ती आएगी, प्राथमिक विद्यालय की भी आएगी, लेकिन प्राथमिक विद्यालय कहां भर पाएंगे, उसमें बीएड मांगता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो प्रथम प्रयास में चयन, तो कुछ नहीं करना है, 96 28 95 92 37 पे कॉल करना है। आपको जीएस प्लस विषय दोनों पढ़ाया जाएगा, आपका जीएस प्लस विषय दोनों पढ़ाया जाएगा। विषय मैं पढ़ा रहा हूँ, जीएस अनुभव ओझा से पढ़ाएंगे आपको। ठीक, तो क्योंकि दोनों के भरोसे ही आपका चयन होगा, या तो जीएस बहुत अच्छा हो, विषय अच्छा नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, विषय बहुत अच्छा हो, जीएस ना हो तो नहीं हो पाएगा, दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। आप चाहते हैं, और लगभग 1 लाख सीट आने वाली है, 1 लाख लगभग जो है आपके पद जो है जून जून और जुलाई के बीच में आएंगे, जून और जुलाई के बीच में आएगा। जिनका एस्टेट पास है, जिन्होंने एस्टेट पास किया है, वो 9 10 11 12 का भर पाएंगे। जिनका बीएड और सीटेट है, बीएड और सीटेट है, वह 6 to 8 का भर पाएंगे। इसमें बीएड चाहिए प्लस सीटेट चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, कोई परीक्षा नहीं, बीएड प्लस सीटेट अगर जिसके पास भी है वह बिहार का फॉर्म भर सकता है, कहीं का भी हो, उससे मतलब नहीं है बिहार उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, झारखंड का हो, कहीं का भी हो, फॉर्म भर सकता है। साथियों अभी से लगेंगे तभी आपका चयन होगा, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, उत्तर प्रदेश के बच्चे पहुंच गए हैं, हर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। ठीक, चलिए कल हम 5 बजे फिर मिलेंगे, और अभी 6:30 बजे आप लोग टीजीटी पीजीटी की न्यूज को लेकर के वहां जुड़िएगा। धन्यवाद।